पहाड़ों की ज़िंदगी जितनी आसान दिखाई जाती है उतनी आसान है नहीं। यहाँ मुश्किलें हर रास्ते पर हैं, पर हमेशा हमें पहाड़ का वही पहलू दिखाया गया जो खूबसूरत था। पहाड़ों की मुश्किल स्थितियां कभी किसी ने दिखाई ही नहीं। नवीन जोशी जी की किताब दावानल में एक किस्सा है जहाँ कहानी का नायक पुष्कर अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाने अल्मोड़ा डॉक्टर ज्योति के पास आता है। वहाँ डॉक्टर ज्योति उससे एक संवाद करती है। कहानी आज से 30-40 बरस पुरानी है, मगर हालात आज भी वैसे ही हैं। इस संवाद को ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा, अगर ऐसी स्थिति हो तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो। पुष्कर जी, 3 बरस पहले जब मेरे यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो मैं नौकरी करने ही आई थी, क्योंकि मेरे परिवार को मेरी नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे वेतन से छोटे भाई बहनों की पढ़ाई अब ठीक ठाक चलने लगी है, वरना पिता की मामूली कमाई से घर खर्च चलाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इन 3 बरसों में मैंने यहाँ जिस तरह के मरीज देखे, ज़्यादातर औरतें, जिस तरह की बीमारियां लेकर वो आती हैं, उन बीमारियों के साथ जैसी कथा व्यथा जुड़ी होती है, उसने मेरी पूरी सोच ही बदल दी है। अब मुझे सचमुच अपने डॉक्टर होने पर गर्व होता है। मुझे लगता है कि इन पहाड़ों में दूर दूर बसे गांव हम डॉक्टरों की कितनी ज़रूरत समझते हैं। अल्मोड़ा जैसी बड़ी जगह में मैं अकेली महिला डॉक्टर हूं, तो सोचिए सुदूर गांवों का क्या हाल होगा। दूर गांवों में तो मैं नहीं गई हूं, लेकिन यहाँ दूर दूर से आने वाली मरीजों की कथा सुन सुनकर मैं काम चाहती हूँ। कभी कभी मुझे झुंझलाहट होती है, गुस्सा आता है इन औरतों पर कि क्यों वो उस घर परिवार के लिए रोज तिल तिल कर मरती हैं जो उनकी कतई चिंता नहीं करता। बाल बच्चे छोड़िए, उनके लिए तो कोई भी माँ कुछ भी करेगी, लेकिन पहाड़ की औरत गोट के जानवरों को भी एक टाइम भूखा नहीं रख सकती। गंभीर बीमारी के बावजूद वो जानवरों के लिए चारा लाने बीहड़ों, पहाड़ों और खतरनाक पेड़ों पर चढ़ जाती है, गर्भावस्था के चरम दिनों में भी। जानते हैं पुष्कर जी, पता नहीं आपने पहाड़ की जिंदगी को कितना करीब से देखा है। गांव की औरतें खेतों, जंगलों और यहां तक कि कभी कभी पेड़ पर भी बच्चा पैदा करने को मजबूर हो जाती है। गर्भावस्था के भरपूर दिनों में भी उनके लिए आराम की कोई गुंजाइश नहीं। आगे तक निकला बड़ा सा पेट लेकर वो जंगल व खेतों में काम करती रहती है। कई बार वहीं प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और बच्चा बाहर आ जाता है। खेत की खाद पड़ी गंदी मिट्टी में प्रसव, इन द मोस्ट अनहाइजीनिक कंडीशंस। आसपास किसी ने चीख पुकार सुन ली तो ठीक, वरना खुद कमर में खुसे लोहे के दातुले से मां खुद ही नाभि नाल काटती है और बच्चे को गोद में उठाए घर चली जाती है। कैन यू इमेजिन? मैं तो उस दिन सचमुच काम की जब कुछ लोग एक जवान औरत और नवजात बच्चे को बुरी हालत में लेकर यहाँ आए। उस औरत को पेड़ पर प्रसव पीड़ा शुरू हुई और बेचारी मुश्किल से नीचे उतर पाई। तब तक बच्चा पेट से बाहर आ गया और दोनों पेड़ के नीचे मिट्टी में पड़े रहे। आसपास कोई ना था। आधा पौन घंटे बाद किसी ने औरत की कराहें सुनी। बच्चा तभी मर गया था और 3 दिन बाद यहाँ औरत ने भी दम तोड़ दिया। बहुत ब्लीडिंग हो चुकी थी और सेप्टिक भी हो गया था। हमें पढ़ाया सिखाया जाता है डिलीवरी में सफाई के महत्व के बारे में, एक एक इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज कराना कितना जरूरी है। और यहाँ घास लकड़ी काटते काटते उसी हंसिया से बच्चे की नाभि नाल काटी जाती है। हाउ हॉरिबल। मगर अब मैं पहाड़ की इन बहादुर औरतों को सलाम करती हूँ। एक औरत ही इतना कर सकती है और इतना सह सकती है। पीरियड्स के कष्टकारी दिनों में वो घर के भीतर भी नहीं जा सकती, इतनी छूत मानी जाती है उसकी घोर अस्पृश्यता। जानवरों के गोठ में सोती है उन दिनों। जब सबसे ज्यादा साफ सफाई और आराम चाहिए, तब सबसे ज्यादा गंदगी में उसे रहना पड़ता है और ज्यादा काम करना पड़ता है। साक्षात नरक। बीमारियां क्यों नहीं होंगी उसे? कितनी एनीमिक नहीं होगी वो? अपनी माँ की बीमारी को आप इसी संदर्भ में देखिए पुष्कर जी। वो पहाड़ की औरत है, तन से कितनी कमजोर और मन से कितनी मजबूत। खुद नरक में पड़े हुए उसने पहाड़ों को आपका स्वर्ग बनाकर रखा है। और हमारी सरकारें क्या कर रही हैं उसके लिए? आप ही बताइए पुष्कर जी, आज से पहले आपने, आपके बाबूजी ने ईजा के स्वास्थ्य के बारे में कभी ध्यान दिया? कभी सोचा कि उसे भी कोई बीमारी हो सकती है? वो ठीक से खाती पीती है या नहीं? या कपड़े लत्ते के अलावा उसकी क्या कोई और जरूरत हो सकती है? आप कहेंगे कि आप तो लखनऊ में रहते हैं, लेकिन आपकी ईजा पहाड़ में रहते हुए भी हर वक्त आप लोगों के लिए जीती है। वो खुद कभी दूध दही नहीं चखती होगी, बल्कि घी बना बनाकर डिब्बे लखनऊ भेजती रहती होगी। पति के लिए, बेटे के लिए। बुरा मत मानिएगा, यह अकेले आपकी माँ का नहीं, पहाड़ की लगभग हर औरत का किस्सा है। उसकी अपनी कोई जिंदगी है ही नहीं, इसीलिए उसकी बीमारी का भी कोई हालचाल लेने वाला नहीं। वो बिल्कुल लाचार हो जाने पर ही अस्पताल लाई जाती है और अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। लेट अस होप कि आपकी ईजा की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। पुष्कर ने गांव में अकेली जूझती स्त्रियों को देखा था। अक्सर माँ का छटपटाना देखकर उसने पहाड़ी स्त्रियों की तकलीफ को भी पहचाना था। लेकिन जो कुछ डॉक्टर ज्योति ने बताया,
वो पहाड़ी स्त्रियों के यातनापूर्ण संसार का वो पहलू था जिसका उसे भान तक ना था। अपने गांव के 2 लोगों के बारे में उसने सुना था कि मोहन पानी के नौले में पैदा हुआ था। उसकी माँ पानी भरने गई थी। नौले से जैसे ही घड़ा भरकर सर पर उचाने लगी, नीचे पैरों के पास पत्थरों पर बच्चा क्वां क्वां करने लगा। और लक्ष्मी का जन्म जंगल में तब हुआ जब उसकी माँ बकरियों को घर वापस लाने गई थी। किस्सा तो यहाँ तक कहा जाता है कि लक्ष्मी की माँ और उसकी गाभिन बकरी ने जंगल में एक ही दिन एक ही समय बच्चे जने। वो प्रसव पीड़ा से छटपटाती बकरी को सहला रही थी कि उनके भी दर्द उठने लगे। लक्ष्मी को उसकी दादी और बकरी के 4 बच्चों को उसकी चाची गोद में लेकर घर आई थी। लेकिन ये किस्से पुष्कर ने हंसी हंसी में ही कहे सुने थे। उनके पीछे स्त्री जीवन की इतनी भीषण यंत्रणा जुड़ी है, उसका एहसास उसे डॉक्टर ज्योति की बातों से ही हुआ। उसके तन मन में सिहरन उठी। पहाड़ी स्त्री की यंत्रणा और डॉक्टर ज्योति के प्रति सराहना के भाव पुष्कर के मन में भर आए। लेकिन तत्काल बाद माँ की चिंता उसके दिलो दिमाग पर छा गई। अब आखिर में आपसे कुछ सवाल। क्या आपने कभी पहाड़ के इन पहलुओं के बारे में सोचा था? क्या आपके आसपास जब कोई बीमार होता है तो उसकी स्थितियां ठीक रहती हैं, और आप ऐसे में क्या कदम उठाते हैं? क्या आपको इस किस्से से कुछ सीखने और समझने को मिला? अगर हाँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में हम कहानियों का सिलसिला दोबारा से शुरू करने वाले हैं। बस हमें आपका साथ चाहिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। इसे आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।